उत्तर प्रदेश में अब मुस्लिम वोट बैंक की जंग में ओवैसी अखिलेश को लाल रंग दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए क्या किया। इतना ही नहीं, ओवैसी ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुस्लिमों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमान को बेवकूफ बना रहे हैं और मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि अब जब उनका समीकरण फेल हो रहा है तो सच्चे हिंदुत्व की याद आ गई, तो फिर दूसरी तरफ मुसलमानों का वोट क्यों लेते रहे। और ओवैसी के इसी बयान के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ओवैसी को समाजवादी पार्टी की बी टीम बता रही है तो समाजवादी पार्टी ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रही है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। जिस वोट बैंक के दम पर अखिलेश यादव 2017 से चुनावी मैदान में हैं, जिसके बलबूते वो बीजेपी को चैलेंज देते रहे, वो वोट बैंक अब समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल चुका है। वो MY समीकरण अब फेल साबित हो रहा है, जिसने कभी अखिलेश यादव को यूपी की गद्दी पर बिठाया था। यानी वो मुस्लिम समाज अब समाजवाद नहीं बल्कि विकासवाद का स्वाद चखने के लिए अपना मूड चेंज कर चुका है। और यही बात असदुद्दीन ओवैसी भी अब अखिलेश को समझा रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? और आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है, जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है और फिर वोट दिला दिया अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई। अखिलेश यादव 2017 से जीत के लिए हर वो पैतरा आजमा लिए, छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर लिए, लेकिन उनका MY समीकरण काम नहीं आया। तो अब 24 के रण में अखिलेश पुराना पैटर्न छोड़ असली हिंदुत्व को बचाने का संदेश दे रहे हैं और कोशिश मुस्लिम यादव से इतर उन वोट बैंक को साधने की है जिस पर बीजेपी का एक छत्र राज है। देखिए, ये अखिलेश यादव जी और ओवैसी जी का दोस्ताना जो संबंध है, उस पर उनके बयान है, उस पर मुझे क्या बोलने की जरूरत है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी समाजवादी पार्टी की बी टीम बता रही है, तो समाजवादी पार्टी के नेता भी असदुद्दीन ओवैसी का कनेक्शन बीजेपी से बता रहे हैं। ओवैसी जी के कनेक्शन कहां से जुड़े हैं सब जानते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, इसलिए मैं बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। ओवैसी साहब बड़े नेता हैं और भाजपा के इशारे पर बोलते हैं, इसलिए उनका उत्तर उनके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी जब बात उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की हुई तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया। लेकिन इसके पीछे की भी कहानी है, क्योंकि अगर अखिलेश के MY समीकरण को समझें तो तमाम चुनाव में वो फेल साबित हुए। 2014 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में भी समीकरण फेल हुआ। रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव में सपा की करारी हार हुई और मुस्लिम बाहुल्य सीट स्वार में भी हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर सत्ता में आई, वो समीकरण लगातार 9 सालों से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि निकाय चुनाव में सपा ने MY के साथ दलितों को भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दलितों को भी अपनी तरफ करने में नाकामयाब रहे और मुस्लिम के साथ ही दलित वोट बैंक भी अब बीजेपी की ओर शिफ्ट हो चुका है। तो फिर 24 के रण में असली हिंदुत्व का मुद्दा कितना कारगर साबित होगा, ये ओवैसी ने ही बता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सीटों की डिमांड रख दी है।
जानकारी है कि जयंत ने अखिलेश से वो सभी सीटें मांग ली हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करती हैं। और ऐसे में जयंत की डिमांड अखिलेश को कबूल होगा भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी कि उनको ये बात पसंद आती है कि नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव खुद 50 सीट पर लड़ना चाहते हैं। तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 20 सीटों पर संतुष्ट करने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में जयंत चौधरी अब 10 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। फिर अपना दल के को क्या मिलेगा, विपक्ष में सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, ये कई बड़े सवाल हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या अब विपक्ष में सीटों पर संग्राम छिड़ने वाला है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन की कोशिश अब सीट शेयरिंग पर जा टिकी है। उत्तर प्रदेश में टीम इंडिया का नेतृत्व कर रहे अखिलेश के सामने अब संकट सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि अब आरएलडी ने भी अपना पत्ता खोल दिया है और डिमांड उन 10 सीटों की हुई है जिस पर मनभेद तय है। मुकाबला भले ही बीजेपी से हो, लेकिन विपक्ष के 3 प्रमुख दल अब आपस में उलझ चुके हैं, वो भी सीट बंटवारे को लेकर। दरअसल जानकारी है कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी से 10 लोकसभा सीट की मांग की है और उन सीटों के बाकायदा नाम भी गिनवा दिए हैं। आरएलडी ने जिन सीटों की मांग की है वो हैं बुलंदशहर और मेरठ, बागपत और नगीना, मुजफ्फरनगर और कैराना, बिजनौर और सहारनपुर, हाथरस और मथुरा। यानी पश्चिमी यूपी में जयंत अब ताल ठोक रहे हैं और 10 सीटों की मांग पर अड़ चुके हैं। विपक्षी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर सीट की चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के सामने 10 सीटों की मांग रख दी है, जिसमें मथुरा, हाथरस, कैराना, नगीना, बागपत, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ जैसी सीटें शामिल हैं। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि अगर पश्चिम में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकदल अगर चुनाव लड़ता है तो उसका सीधा फायदा विपक्षी गठबंधन को होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तरफ सीएम योगी हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो विपक्ष के टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं। यानी यहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है तो आरएलडी तीसरे नंबर की, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि एसपी 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस 20 सीटों पर राजी हो सकती है और 10 सीटों की मांग जयंत चौधरी ने की है। यानी तीनों पार्टियों ने पहले ही अपने सीट तय कर लिए। ऐसे में अपना दल कमेरावादी और बाकी अन्य छोटे दल जिसे अखिलेश यादव साथ लाने की कोशिश में हैं, उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा अलीगढ़ और देवरिया सीट को लेकर भी राष्ट्रीय लोकदल अपनी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे उनका मानना यह है कि अगर विपक्षी दल इसको लेकर तैयार होते हैं तो वो इन सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता है। तो सीटों को लेकर चर्चा लगातार अब शुरू हो गई है और नवंबर तक विपक्षी दल अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेंगे। यानी जिस पार्टी के पास फिलहाल 3 सांसद हैं, वो 50 सीटों का पहले ही चुनाव कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए विपक्ष को हर सीटों पर चुनौती देना इतना भी मुश्किल साबित नहीं होगा, क्योंकि जिन सीटों पर जयंत चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं उनमें से कई सीटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है। मतलब 2024 के चुनाव में जिस लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है उसे रोकना विपक्षी दलों के लिए इतना भी आसान नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पवन गौड़ की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। उनकी संसद सदस्यता ऐसे वक्त में बहाल हुई है जब संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि राहुल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत कर सकते हैं। उधर कांग्रेस के नेता राहुल की लोकसभा में वापसी का स्वागत कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मनोरंजन वापस आ गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, राहुल रिटर्न से किसका गेम टर्न होने वाला है। आज ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरे कांग्रेस में जश्न का माहौल है, बधाइयों का तांता लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह हाई है, क्योंकि 137 दिन के बाद निष्कासन का वनवास खत्म कर राहुल गांधी संसद लौटे हैं।
संसद में राहुल गांधी के लौटने से विपक्ष समेत कांग्रेस खेमा राहुल की संसद सदस्यता की वापसी में खुशी से झूम रहा है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की बहाली को लेकर ऐसे जश्न मना रही है मानो सियासत के समुद्र मंथन में कांग्रेस के लिए अमृत मिल गया हो। लड्डू से लेकर मिठाइयां बांटी और खिलाई जा रही हैं। कांग्रेस राहुल गांधी इज बैक कह रही है, लेकिन कांग्रेस को नहीं पता कि राहुल गांधी की सांसदीय बहाली पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बड़ी सियासी जीत देख रही है, क्योंकि राहुल की सदस्यता कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत रद्द की गई थी, तो कोर्ट के आदेश पर तुरंत बहाली कर दी गई। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। उनको जिस साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंह गर्जना को रोकने की कोशिश की थी, राहुल गांधी इज बैक, और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी। लेकिन मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, ये भाजपा क्यों अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही थी। आज ये इंडिया की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। उधर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर बीजेपी सांसदों का खेमा भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि मनोरंजन वापस आ गया है, मनोरंजन का आनंद लिया जाएगा। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के बाद कह रहे हैं सत्य की जीत है। मतलब ओबीसी समाज को गाली दिया गया वो सच है, तो कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। जैसे चाइना चला रहा है पूरे दुनिया को, देश को और काफी मीडिया लोगों को, उसी तरह से चला। सर राहुल गांधी 5 महीने से सदन के बाहर है और अब वो कह रहे हैं कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है सदन के अंदर। मैंने कहा ना कि मनोरंजन वापस आ गया है। अच्छा होगा कि आप और हम दोनों जो है मनोरंजन का आनंद लें। मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप किसी को गाली देते हैं, एक व्यक्ति को ही नहीं पूरी कम्युनिटी को, तो सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांग लेते हैं, उनको क्षमा मिल जाती है। अब क्षमा मांगने के बाद जो व्यक्ति आ रहा है और कह रहा है कि सत्य की जीत है, मतलब हमने जो ओबीसी समाज को गाली दिया वो सत्य है। अगर यही सत्य है तो ये सत्य बहुत महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। आज लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे थे, जहां कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। संसद में राहुल पहुंचे जरूर थे, लेकिन चर्चा कुछ खास नहीं हो पाई। सत्र चलता रहा, रुकता रहा। विपक्ष बनाम सरकार के बीच एक बार फिर से राहुल के मुद्दे पर तलवारें खींच ली गई हैं। अब इंतजार है तो मंगलवार का, जिसे कांग्रेस मंगलामुखी सदा सुखी की कहावत से चरितार्थ होने की आस रख रही है, जब राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर ज्ञानवापी में उस सच की तलाश हो रही है जिससे साबित हो सके कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, क्योंकि पिछले 4 दिनों से एएसआई की टीम परिसर में कोना कोना खंगाल रही है और साक्ष्य मिल रहे हैं, उसे सबूत के तौर पर सहेज कर रखा जा रहा है। आज भी ज्ञानवापी में 5 घंटे तक एएसआई की टीम ने सर्वे किया। इस दौरान तहखाना और दीवारों का सर्वे किया गया, जिसमें छत, टाखा और खंभों पर बने और भी कई चिन्ह मिले हैं। इतना ही नहीं, सर्वे टीम ने गुंबद के भीतरी और बाहरी हिस्से की भी जांच की और ज्ञानवापी परिसर की मैपिंग भी की गई है। साथ ही 4 दीवारी और पश्चिमी दीवार का भी सर्वे किया गया। मशीनें लग रहे हैं, मशीनें अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। मोटामोटी आपको लगता है कितने दिन अभी और सर्वे में? अब ये चलेगा लगभग भाई 4 सप्ताह का कोर्ट ने समय दिया है। 4 सप्ताह में इनको करके अपनी रिपोर्टिंग माननीय न्यायालय के समक्ष इनको जो है दाखिल करना है। तो आज क्या मुस्लिम पक्ष ने सपोर्ट किया? बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष पूरी तरह आपके साथ है भाई। न्यायालय के आदेश का पालन, न्यायालय के आदेश का सम्मान हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष सारे लोग कर रहे हैं। सब लोग मिलके एएसआई के सर्वे को जो है उनका जो है सकारात्मक रूप अपना है। पहले दिन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ? देखिए, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैंने पहले ही बताया, फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, मैपिंग हो रही है, यही सब हो रहा है, चल रहा है। और एएसआई तो अपना काम जानती है, जैसा उसे न्यायालय से आदेश मिला उस अनुसार वो काम अपना कर रही है।
और मुझे न्यायालय पे भी पूरा विश्वास है। काम हो रहा है, बस काम से मतलब है, काम हो रहा है। की बात हो रही थी, क्या सैटेलाइट से भी सर्वे किया गया है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं। आसिता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने पहले भी कहा था कि आपने मूर्ति, खंडित मूर्ति देखी, अब आपको लग रहा है कि जिस मांग को लेकर आप लोग एसआई सर्वे की मांग की थी, उस दिशा में सर्वे आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो कुछ हुआ था पहले सर्वे का था, इस बार का क्या हुआ है वो एसआई जाने, वो अपना नियमानुसार काम कर रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।